अस्सलाम वालेकुम। आज की पॉडकास्ट के लिए मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ और मैं नर्वस इसलिए हूँ क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। सो आई एम काइंड ऑफ हैविंग अ फैन गर्ल मोमेंट राइट नाउ। हमारे साथ हैं नो फिल्टर्स यूट्यूब चैनल जो कि बहुत मशहूर है। उसकी राइटर, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, वीडियोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट एंड एवरीथिंग तमकिनत मंसूर। तमकिनत मंसूर के चैनल की जो एक बहुत यूनिक बात मुझे लगती है वो ये है, ये बहुत ही हसास सोशल इश्यूज के ऊपर अवाम की जुबान में बात करती हैं और बड़े ही मजाहिया पैराए में बात करती हैं। आप देखेंगे कि तमकिनत ने पंजाबी जुगत को पॉलिटिकली करेक्ट फॉर्म में किस तरह रिवाइव किया है। सो इट इज एन अमेजिंग चैनल। अगर दुनिया में सिर्फ एक यूट्यूब चैनल आपको फॉलो करना है तो इट बेटर बी तमकिनत चैनल। तमकिनत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और इतनी सारी तारीखों के बाद अगर मुझसे ठीक से बात ना हो तो प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि इतनी तारीफें आमतौर पे हजम करने के लिए मुझे कम से कम एक दिन दरकार तो होता है। तो बहुत शुक्रिया आपके प्यार मोहब्बत का। अच्छा, तमकिनत, सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में वो बताइए जो हमें नहीं पता। आपको क्या नहीं पता मेरे देखिए, बारे में? आपके बारे में एक बात जो मुझे पता है वो तो ये है कि आपने कुछ स्टेरियोटाइप्स को दीवार पे मारा है, दीवार पे मार के तोड़ा है, जिसमें से दो स्टेरियोटाइप्स ये हैं कि औरतें फनी नहीं हो सकती, औरतों का सेंस ऑफ ह्यूमर उतना शार्प नहीं होता। दूसरी चीज ये कि आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर्स को हम जनरली, हमें लगता है कि डॉक्टर्स बहुत ड्राई हैं। तो आपने ये दो स्टेरियोटाइप्स तो आपने दीवार पे फेंक के मारी है ना। तो उसके अलावा आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये जो आपने दोनों बातें की हैं उससे मैं तो इसलिए मतलब मैंने तो कभी भी इन बातों से एग्री नहीं किया, क्योंकि मैंने अपने बहुत बचपन से ही बहुत सारी अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाली खवातीन देखी हैं। मेरी फुफ्फो हो गई, मेरी दादी अपनी हो गई, और एक्सटेंडेड फैमिली में बहुत सारे लोग थे। फिर मेरे जो फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स के सर्कल में जितनी भी लड़कियां थी उनमें से काफी सारी हैं जो जो कि मतलब मैं उनसे इंस्पायर होती रही हूँ हमेशा, बिकॉज ऑफ देयर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड देयर विट एंड देयर इंटेलिजेंस। तो मुझे तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि लड़कियां उतनी फनी नहीं होती। हाँ, लेकिन देखें, जिस तरह से है हमारी सोसाइटी में और बाकी भी सोसाइटीज में, क्योंकि खवातीन के लिए स्पेसिफिक कुछ पेशे हैं जो कि उनके लिए मुख्तस कर दिए गए हैं कि बस इनको इन्हीं से वाबस्ता रहना है। तो शायद उनके वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर टैलेंट्स होते हैं वो कभी भी उस तरह से बाहर आते नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता जब वो उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना छोड़ देती हैं तो वो फिर ये है कि हाँ, आम दोस्तों में बैठ के तो शायद उनका वो विट और ह्यूमर वो निकल के आता है, लेकिन क्योंकि वो एज अ प्रोफेशन कभी भी इसको शायद परस्यू नहीं कर सकती, इसलिए हमारे यहाँ कमी है फीमेल कॉमेडिक वॉइसेस की। ऑनलाइन भी और आम जो हमारा मीडिया है उसमें भी आपको इतनी ज्यादा फीमेल कॉमेडियंस नजर नहीं आएंगी, लेकिन जो कुछ हैं वो छाई हुई हैं। मतलब उनके बलबूते पे लोग पूरे पूरे सिटकॉम्स चला रहे हैं। तो जिनमें से आई थिंक हिना दिल पजीर एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि आप सिर्फ वो एक बंदी हो तो आप उनसे कोई 15-20 कैरेक्टर एक ही सीरीज में करवा सकते हैं, एंड शी इज अमेजिंग एट ईच वन ऑफ देम। तो मेरे ख्याल से अगर उतना फैसिलिटेट खवातीन को भी किया जाए और इतनी ही उनके लिए आजादी और सपोर्ट हो, तो आप देखेंगे कि फीमेल एक्टर्स की, कॉमेडियंस की भी उतनी ही आपको नजर आएगी, उतने ही वो नजर आएंगी जितने आपको मेल नजर आते हैं। तमकिनत, वाकई आपने ये बहुत अच्छी बात की कि हमारे इर्द गिर्द हमें डेफिनेटली ऐसी बहुत सी खवातीन नजर आती हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, लेकिन हमारे मीडिया में उनकी उस तरह रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू एग्जांपल्स, जैसे आपने हिना दिल बिल्कुल। की बात की और कुछ एक दो और लोग हैं। अच्छा, तमकिनत, ये बताइए कि आप डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन and by जी। passion. You are an actor, blogger, writer, director, producer, literally everything on your YouTube channel. तो ये एक बड़ी डाइवर्सिटी है। आप
किस तरह ये बैलेंस क्रिएट करती हैं? या जैसा वो वड़ाइट साहब के अल्फाज में है ना कि क्या ये खुला तजाद नहीं है, लाइक यू नो, इतनी चीजें इकट्ठी, हाउ डू यू डू इट? देखिए, असल में जब YouTube पे आप कंटेंट बना रहे होते हैं तो उसमें कोई स्पेसिफिक प्रोडक्शन, जैसे मेरा तो सिर्फ मैंने एक फोन हाथ में पकड़ के बना लिया होता है, तो उसमें कोई प्रोडक्शन की ऐसा मुझे कोई सेंस नहीं है, तो वो उसमें कोई ऐसी प्रोडक्शन डिजाइनिंग नहीं करनी पड़ती, कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं किसी को देनी पड़ती, क्योंकि मैं खुद ही कर रही होती हूँ। हाँ, वो सारा वो जो उसका स्क्रिप्ट होता है, जो कंटेंट होता है, वो सारा मेरा होता है, बाद में उसको एडिट मैं करती हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि मेरे लिए कन्वीनियंट है। वरना अगर मुझे कोई मतलब अगर मुझे ज्यादा कन्वीनियंटली कोई बंदा उसको अच्छा सा एडिट कर दे तो आई वुड प्रेफर दैट। लेकिन मेरे ख्याल से जब आपके पास रिसोर्सेज इन द फॉर्म ये कि आप जैसे मैं आई एम अ सिंगल पेरेंट और मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी एक जॉब है और फिर प्रैक्टिस है और घर है, तो उन सब चीजों को जब आपने देखना हो तो फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप, एक तो ये कि आप लोगों को भी आपने किसी स्पेसिफिक टाइम लाइन पे ही काम देना होता है ना। अब मैंने रात को बच्चों को सुला के 10-11 बजे जो है ना वो 10-15 मिनट में एक वीडियो शूट कर ली और उसके बाद मैंने उसको कहीं मुझे टाइम मिला तो बैठ के उसको एडिट कर लिया। तो वो टाइम लाइन इस तरह की होती है कि फिर सारे काम आपको पर फोर्स खुद ही करने पड़ते हैं। तो वो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा कुछ हालात ऐसे बने कि सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ गया। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई कमाल है, शायद मेरी थोड़ी सुस्ती और कंजूसी है कि मैं ये चाहती हूँ कि बस ये सारे काम मैं खुद ही कर लूँ और ताकि मुझे और किसी के साथ जो है ना वो कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स भी शेयर ना करने पड़े और मेरी मर्जी का काम भी हो जाए। क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ये होता है कि मैं साथ साथ अच्छा नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, अच्छा नहीं मुझे ये चाहिए, अच्छा यहाँ पे ये, तो वो फिर अगले बंदे का दिमाग खाने से बेहतर होता है कि आप खुद ही काम कर लो। तो ये इसमें एक पॉइंट है कि ये सारे काम मैं इसलिए खुद नहीं कर रही कि मैं इन कामों में बहुत अच्छी हूँ, ये मैं इसलिए खुद कर रही हूँ क्योंकि बस मेरी मजबूरी है ये सारे काम खुद करना। वो एक दफा शुरू कर दिए तो अब आदत पड़ गई है, अब किसी का किया हुआ अच्छा नहीं लगता तो अपना ही करते चले जा रहे हैं। I think you're being too humble about it, no? आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, सीरियसली। मैं हम्बल नहीं हूँ बिल्कुल भी। जिन बातों में मुझे पता है कि मैं अच्छी हूँ मैं उनमें बहुत वो होती हूँ कि मुझे पता है, अच्छा ठीक है बस। तो मतलब आई नो कि आई क्रिएट गुड कंटेंट, मुझे पता है कि मेरे अंदर अच्छी राइटिंग कैपेबिलिटीज हैं, वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन डू आई थिंक दैट आई एम द बेस्ट? नो, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि मैं इतने लोगों को देखती हूँ ऑनलाइन जो मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा बोलते हैं, मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा चीजों के बारे में बात करते हैं, मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो मेरे ख्याल से वो जब आप ऐसे लोगों की को ज्यादा देखते हैं ना जो आपसे बेहतर होते हैं, तो आप अपने वो जैसे कहते हैं ना एक अपनी औकात में रहते हैं। आपको पता चल जाता है कि नहीं यार, अभी बहुत काम करना है, अभी बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो आई ऑलवेज लुक एट द पीपल जो कि मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं, ताकि एक तो मैं जमीन पे रहूं और दूसरा कोई ना कोई इंस्पिरेशन मिलती रहे कि हाँ भाई, नीड टू बी बेटर देन दिस। Okay, I think this can be really inspirational for many people. आपकी तरह के बहुत से लोग जो कि talented हैं एक चीज में, लेकिन उनका प्रोफेशन डिफरेंट है, तो किस तरह आप मल्टीटास्किंग करके और आप चीजों को बैलेंस करें। अच्छा तमकिनत, अब वो सवाल जो आपने शुरू में भी इस बारे में बात कर दी कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा ऑन पॉइंट है, और जिस तरह आप कैरेक्टर्स में एकदम से स्विच कर जाती हैं, मतलब एकदम से आप दादी हैं, एकदम से आप पोती बन जाती हैं, जिसकी ईद के ऊपर उसको दादी लेक्चर दे रही हैं, एकदम से आप वो लड़का बन जाती हैं जो औरत मार्च के ऊपर तनकीद कर रहा होता है। तो जब आप ये काम नहीं कर रही होती, डू यू थिंक दोस कैरेक्टर्स स्टे विद यू? इज इट इजी टू स्नैप आउट ऑफ दोस कैरेक्टर्स? उनसे बाहर निकलना आसान होता है? आई थिंक कैरेक्टर्स से बाहर निकलना तो आसान है, लेकिन जो एक देखें, जो भी कोई आप एक स्पेसिफिक स्किट या कोई एक स्पेसिफिक वीडियो बनाते हैं, उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस होता है, आपके कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो कई दफा ये होता है, जैसे औरत औरत मार्च के दिनों में बहुत ज्यादा बात इस टॉपिक पे चल रही थी, तो मेरे लिए उस पूरे टॉपिक से और उस थॉट प्रोसेस से स्नैप आउट करना थोड़ा मुश्किल इसलिए था क्योंकि जब आप एक बात करते हो उसके ऊपर कुछ जवाब भी आपको आते हैं, जिनमें से कुछ कंस्ट्रक्टिव होते हैं और कुछ जो है वो ट्रोलिंग में आ जाते हैं, कुछ बहुत ही इंसल्टिंग किस्म के होते हैं।
तो वो जो एक चीज होती है ना, वो फिर आपका वो फ्यूल करती रहती है कि नहीं ये बात गलत कर रहा है, मुझे उसको सही बतानी चाहिए, या ये गलत एक पॉइंट है, ये इलॉजिकल बात है, या इनको सही से समझ नहीं आई, तो मुझे मे बी आई नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड लिटिल बेटर। तो कई दफा ये होता है कि हाँ, उस पूरे थॉट प्रोसेस से बाहर निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन कैरेक्टर से निकलना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो मैं एक ही स्किट बनाने के दौरान इतनी दफा एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में शिफ्ट कर रही होती हूँ कि वो आई थिंक इट कम्स नेचुरली टू मी, वो मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता। अच्छा तमकिनत, अब आपने जो बात की, मैं असल में सवाल की तरफ आना चाह रही थी और आपने खुद ही इस बारे में बात कर दी कि ट्रोलिंग एक बहुत बड़ा इशू है उन खवातीन के लिए जो सोशल मीडिया पर काम करती हैं या फिर किसी भी तरह से पब्लिक आए में। फॉर एग्जांपल आप राइटर हैं, आप एक्टर हैं, या किसी भी तरीके से आप लोगों के सामने हैं, तो ट्रोलिंग और साइबर बुलिंग एक बहुत बड़ा इशू है। आप इस इशू से किस तरह हैंडल करती हैं और क्या ट्रोल्स आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मेरा ख्याल से हर वो इंसान जो नॉर्मल हो, साइकोपैथ या सोशियोपैथ ना हो, जिसको कोई एम्पैथी जिसके अंदर ना हो, जिसे खुशी और गम महसूस ना होता हो, हर उस बंदे को देखिए, इवन एक छोटा सा बच्चा है ना, जब आप उससे जिसको बोलना नहीं आता अभी, जिसको अभी इस चीजों की समझ नहीं आ रही होती, वो भी टोन को समझता है। जानवर भी टोन को समझते हैं। कोई छोटा बच्चा हो, आप उसे गुस्से से बुलाएं तो वो रोने लग जाता है, आप उसे प्यार से बुलाएं तो वो हंसने लग जाता है। तो हम लोग तो मतलब पूरी जिंदगी हमने गुजारी है, और अगर आप थोड़े सेंसिटिव हो तो वो तो और भी ज्यादा। शुरू में तो ये था क्योंकि आई वाज सो न्यू टू इट, मुझे नहीं पता था कि लोग इतने क्रूअल हो सकते हैं। तो वो तो मुझे मतलब कई कई दिन मेरे सर पे सवार रहती थी किसी की कोई एक बात, और मुझे इतनी हैरानगी और दुख होता था कि किसी ने मुझे कैसे ये कह दिया, मतलब इतने आराम से। तो शुरू में तो मतलब it was very difficult for me to wrap my head around the fact that somebody can be so mean without even knowing the other person. फिर उसके बाद वो फेज आती है जब बहुत सारे लोग ये करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि उन लोगों को जवाब दे के चुप करवाते हैं, जो आपकी ट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तो फिर आपको एक सेंस ऑफ कंपेनियनशिप और बिलोंगिंग आती है कि नहीं यार, अभी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको लगता है ये गलत है और वो इस बात का जवाब दे रहे हैं। तो वो एक कॉमरेडशिप और एक दोस्ती वहां पे एक डेवलप होती है, आपको लगता है कि नहीं यार, आई एम नॉट अलोन। अच्छा, बीच में ये हुआ कि कई दफा तो मैं आगे से दू बदू उसी तरह जवाब देती थी, बल्कि और ज्यादा एग्रेसिव हो जाती थी। फिर मैंने देखा कि यार इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शायद थोड़ी सी क्रूड एग्जांपल हो, लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना कि अगर आप कहीं से गुजर रहे हो और गली में से कुत्ते भौंक रहे हो, तो आप उन पे भौंकना तो शुरू नहीं कर देते। आप जब आप ये रियलाइज करते हैं कि भाई इनका काम ही भौंकना है, दे डू नॉट नो हु यू आर, दे डोंट गिव अ डैम कि आप क्या कर रहे हो। आपको उनको सिर्फ ये है कि वो आपको चलता फिरता देखेंगे तो वो ऐसी हरकतें करेंगे। सो जब आप वो एक अपने दिमाग में कर लेते हो एक्सेप्ट कि अच्छा कोई बंदा है जो कि आपको कोई क्रिटिसिज्म पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी किस्म का दे रहा है, लेकिन ये है कि वो अपनी सोच के मुताबिक कुछ ना कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, मतलब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, उसको तो फिर आप जवाब दो, उसे समझाने की कोशिश करो तमीज से, आराम से। लेकिन जहां आप ये वो कुत्तों वाला बिहेवियर देखोगे, वो बगैर वजह के भौंक रहे हैं, तो उन्हें भौंकने दो, उसका कोई वो नहीं है। अच्छा, फिर एक और तरीका, जब अब मैंने डॉक्टर्स वाली वीडियो निकाली तो कुछ लोगों ने बहुत ही वसूख से कहा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होता है। जैसे एक बंदे ने कहा ये तो डॉक्टर है ही नहीं। तो क्योंकि इस पे तो मुझे 100% मेरे पास प्रूफ है कि मैं हूं, तो ऐसे बंदे को तो फिर मैं घर तक छोड़ के आती हूँ। फिर मैंने उसको ट्विटर पे ही मैंने रीट्वीट किया ऊपर लिख के कि आप साबित करें कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। और फिर एंड पे उन साहब ने मुझसे माफी मांगी। फिर एक और साहब थे जो कि कोई पता नहीं कौन से कोई कीमिया के साथ, कौन से कोई इमली के शोरबे के साथ इलाज कर रहे थे कोरोना का। उनको भी फिर मैं लेके आई, उनके साथ भी मैंने फिर पूरी बहस की कि आप मुझे बताएं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और आप मुझे बताएं जिस ड्रग्स का आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको बता सकती हूँ। वो वायरस पे कहाँ कहाँ जाके एक्ट करता है, किस किस तरह, किस किस चीज के ऊपर, कहीं इन्फ्लेमेशन को कौन सी दवा रोकेगी, बुखार को कौन सी रोकेगी। आप मुझे ये बताइए कि आपने जो ये रिसर्च हमारे सामने पेश की है,
वो कहाँ पे जाके वायरस को किस हिस्से में रोकेगी, बीमारी को कैसे बढ़ने से रोकेगी। फिर उनके पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि वो बौंगियां मार रहे थे, तो फिर उन्होंने आए बाय शाएं शुरू कर दी और वो भी भाग गए। तो ऐसे कुछ लोगों को तो हाँ, मेरा दिल करता है कि सबके सामने एक्सपोज करना चाहिए ताकि वो मजीद लोगों को बेवकूफ ना बना सकें झूठी बातें करके। फिर कुछ लोग ये होते हैं जिनको आप वाकई में उनको समझने की जरूरत होती है, अगर आप उनको समझाएं तो वो मान जाते हैं कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, जो कि वाकई समझने के लिए आप पे क्रिटिसाइज करते हैं, वो सिर्फ मीन होने के लिए नहीं करते। फिर वही तीसरी कैटेगरी है जिन्होंने सिर्फ मीन होना होता है, वही जो गली में चलते फिरते कुत्तों वाली मिसाल है, उनको तो आपको कंप्लीटली इग्नोर कर देना चाहिए। तो ये 3-4 कैटेगरीज हैं और इनको इन्हीं के ही डिफरेंट तरीकों से आपको डील करना पड़ता है। कोई एक फॉर्मूला नहीं है हर बंदे को डील करने का, मेरा तो ये मानना है। तमकीनत, वैसे ये टिप आई थिंक बहुत ही अच्छी है जो आपने दी है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द व्यूअर्स मैं खुद भी जरा इसको पर्सनली भी अपने उस पर भी देख रही हूँ, और थैंक यू सो मच फॉर दिस टिप। अच्छा तमकीनत, बड़ा ही क्लीशेड सवाल, आपसे 670 लोगों ने ये सवाल पूछा होगा और आप मुझे वो 671वां इंसान समझ लें जो आपसे ये सवाल पूछने लगा है। अब वो ये कि आपने जब ये YouTube चैनल स्टार्ट किया था, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, और क्या इनिशियल स्ट्रगल्स या डिफिकल्टीज थी जिनका आपको शुरू में सामना करना पड़ा था? क्योंकि हम ज्यादातर यही देखते हैं कि खवातीन डेफिनेटली यूट्यूब चैनल से बना रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में उस फेयर को बहुत महदूद किया गया। जैसे वो कोई सीरियस काम नहीं कर सकती, वो जिस तरह आप एक थॉटफुल कंटेंट बना रही हैं, ह्यूमर में बात कर रही हैं, वो नहीं कर सकती। चीजें सिर्फ कुकिंग और फैशन ब्लॉगिंग या फिर मेकअप तक महदूद रखी गई हैं औरतों के लिए। तो आप कुछ जरा आप बताइए ताकि और भी औरतों को तहरीक पैदा हो आपकी इस बात से। देखिए, शुरू तो मैंने बहुत बार, हाँ ये बात ठीक है, मैंने बहुत बार ये पहले भी बताया हुआ है कि मुझे शौक तो हमेशा से था परफॉर्मिंग आर्ट्स में कुछ ना कुछ करने का। मुझे डॉक्टर बनने का कोई खास शौक नहीं था, तो मुझे घर में यही कहा गया था कि जब डॉक्टर बन लोगी उसके बाद फिर जो मर्जी कर लेना। तो फिर मैं डॉक्टर बन गई, तो फिर मैंने जब जो मर्जी करने की बारी आई तो फिर मैंने यही शुरू कर लिया। जहां तक बात इसकी है कि बाकी फीमेल जो है, देखिए बात सिंपल सी है। जब हमें बचपन से हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हम, अभी भी आप देखेंगे जो ये भी क्लीशे सी बात है, लेकिन आप देखेंगे कि जो बीमा पॉलिसी के इश्तेहार होते हैं उनमें भी लड़के ने डिग्री पकड़ी होती है और वो ग्रेजुएशन कैप पहनी होती है, और जो छोटी बच्ची होती है वो दुल्हन बनी होती है। तो जब हमें बचपन से सोसाइटी में यही बताया गया है कि लड़कियों का काम सजना संवरना हसीन लगना है, कभी एक अच्छा शौहर हासिल करने के लिए, कभी उस शौहर को जो है ना अपने साथ लॉयल रखने के लिए आपने मेकअप, सुर्खी, पाउडर और फैशन आपका हथियार है। तो फिर जाहिर बात है मोस्टली जब हम किसी उसके साथ बड़ी होंगी बच्चियां, तो वो उसी उन्हीं चीजों को अडॉप्ट करेंगी। वो या तो फैशन ब्लॉगिंग करेंगी या फिर मेकअप ब्लॉगिंग करेंगी। अच्छा, इसके अलावा ये भी है कि वाकई मेकअप और फैशन इज अ वेरी जिसे कह सकते हैं अट्रैक्टिव बिजनेस। आई मीन आई लव टू वॉच मेकअप ट्यूटोरियल्स एंड आई एब्सोल्युटली लव फैशन पेजेस। तो हाँ, एक तो ये है कि वो एक लुक्रेटिव बिजनेस है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है। तो एक तो ये कि हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी में औरतों को उसी तरफ रखा जाता है। दूसरा ये है कि हाँ, जो कि पेट्रियार्की मतलब मिसोजिनिस्टिक माइंडसेट के लोग नहीं है, वो भी फैशन और मेकअप को पसंद करते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग फील्ड है। तो कुछ लोग अगर बाय चॉइस कर रहे हैं और उनको पसंद है तो व्हाई नॉट। और तीसरी बात यह है कि फीमेल कमेडियंस या फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स काफी सारी देखने में आ रही हैं। स्पेशली इंडिया में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो यूट्यूब 3-4 साल बंद रहा है उसकी वजह से हमारी ये कंटेंट क्रिएटिंग की जो वो पूरी एक ये जो फील्ड है, इंडस्ट्री है, इसने बहुत सफर किया है। तो उसमें फीमेल भी थी, फीमेल्स ऑलरेडी कम है, तो जाहिर बात है उनको। फिर ये दूसरी एक बात आप मानेंगे कि फीमेल्स को और भी बहुत से काम साथ साथ लेकर चलने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि एक स्पेसिफिक एज में आपकी शादी होनी भी जरूरी है। शादी होने के बाद फिर आपके बच्चे हैं, आपने घर संभालना है, आपके लिए टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, आपके लिए कुछ और सोशल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जैसे बहुत सारी लड़कियां अपनी तस्वीरें भी नहीं लगा सकती सोशल मीडिया पे, अपना असली नाम भी नहीं, अपने असली नाम के साथ वो इंटरनेट पे मौजूद नहीं होती। और हमें अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है, क्यों एक लड़की अपनी तस्वीर
लगाते हुए घबराती है और अपना असली नाम लगाते हुए घबराती है, क्योंकि कल को अगर किसी ने वो तस्वीर उसकी वहां से उठा के उसके ऊपर कोई बेहुदा कमेंट लिख के या उसके साथ कोई फोटोशॉप करके कुछ करके उसके भाई या बाप तक वो तस्वीर पहुंच गई तो उसकी तो जिंदगी खत्म हो सकती है। तो हमारे यहाँ ये जो सोशल डायलेमास हैं हमारे, उन्होंने खवातीन की जो ऑनलाइन आजादी है उसको बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो फिर एक लड़की चाहे जितना मर्जी अच्छा उसका सेंस ऑफ ह्यूमर हो या वो जितनी मर्जी अच्छी क्रिएटिव उसके अंदर एक वो हो, पैशन हो क्रिएटिव, अगर हमने एज अ सोसाइटी उसको इतनी जगह ही नहीं दी, उसको इतनी आजादी, इतना तहफ्फुज नहीं दिया कि वो अपनी तस्वीर भी ऑनलाइन लगा सके या अपना असली नाम ऑनलाइन लिख के उसके साथ वो अपनी फेसबुक की या इंस्टाग्राम की आईडी बना सके, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उसका जो टैलेंट है वो हमारे सामने आएगा? वो तो उसका टैलेंट फिर वहीं कहीं उसके साथ ही खत्म हो जाएगा, वो कभी मंजर आम पे नहीं आएगा। तो इसके लिए अगर हम चाहते हैं वाकई में, अगर हम ये कहते हैं कि खवातीन उतनी विटी और फनी नहीं है या इतना अच्छा कंटेंट नहीं क्रिएट करती, तो आप इस तरह की एनवायरनमेंट खवातीन को दें जहाँ पे वो न डर होके किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन और किसी भी किस्म के खौफ से आजाद होके अपना जो क्रिएटिव काम है वो लोगों के सामने ला सकें और उस पे उनको इस तरह का बैकलैश, उनकी फैमिली को इस तरह का बैकलैश ना सहना पड़े कि वो मतलब वो अपना काम शाम समेट के फिर घर वापस चली जाए कि नहीं यार ये हमारे करने का काम नहीं है। क्योंकि अभी रिसेंटली जो मैंने भी वीडियो डाली तो माई मदर हु इज ऑल्सो अ डॉक्टर, तो वो इतनी हैरान हो रही थी, शायद उन्होंने पहले कभी मतलब कमेंट्स नहीं पढ़े होंगे, तो वो मुझे कहती है कि लोग कितनी अजीब बातें कर रहे हैं तुम्हारी वीडियो के नीचे। तो मैंने कहा ये तो लोग अक्सर करते हैं। तो शी वाज सो शॉक्ड कि मतलब उनको कोई वजह नजर नहीं आ रही थी कि क्यों कोई ऐसी बातें करेगा। जब मैंने उन्हें बताया कि लोग ऐसी बातें करते हैं आम तौर पे, तो वो बड़ा हैरान हुई और थोड़ा परेशान भी हुई। मतलब उनको ये था कि तुम कैसे ये सब बर्दाश्त करती हो और क्यों? तो मैंने कहा कि भाई अब देखिए, दिस इज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी वेयर वी लिव। तो हमें ये, अगर इसका सामना हमें करना पड़ेगा और इसका जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जवाब नहीं देंगे लोगों को, वो वाली बातें कि शट अप कॉल नहीं देंगे, तो फिर तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा। जब उन्हें लगेगा, कई दफा लोग आगे से कोई बहुत गंदी बात करके ये समझते हैं कि हाँ 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 हाँ, वो एक दूसरे को कर रहे होते हैं बड़ा कि यार क्या तूने बात करके इसको चुप करा दिया, और ये तो मतलब कई दफा मैं ये सोचती हूँ कि इस तरह की बातें करके आप अपना आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं और इट इज वेरी इजी। अब आपके ख्याल से बात थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आप देखें कि सड़क पे राह चलती हुई लड़की को मैन हु फ्लैश देमसेल्व्स एट गर्ल्स, वो क्या कर रहे हैं? वो अपना आप नंगा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अगली लड़की को परेशान कर देंगे, उसको हरास कर देंगे। एक बंदा जो अपने आप को नंगा करके मतलब अपनी तशहीर कर रहा है, उसको सोसाइटी ने इतनी पावर दी हुई है कि वो इस एक्ट के या वो कोई गंदी गाली निकाल के या कोई गंदी बात करके एक अगले बंदे, वो इस पे फख्र महसूस करता है कि देखा मैंने इसको चुप करा दिया। तो जब तक हम ये सोसाइटी में से सोच खत्म नहीं करेंगे कि लड़कियों को खवातीन को डराना धमकाना, उन्हें चुप कराना, उनकी तज़हीक करना हमने इतना आसान बना दिया है कि एक किसी को और गंदी गाली निकाल के उनकी पूरी की पूरी को आप समझते हैं कि आप खत्म कर सकते हैं। तो ये पावर किसने दी है एक इंसान को कि वो ऐसा कर सके? जब तक हम ये पावर लोगों से नहीं ले लेंगे, जब तक हम उनको डिसार्म नहीं करेंगे, तब तक हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि खवातीन किसी भी मैदान में उस तरह खुल के सामने आएंगी जिस तरह उन्हें आना चाहिए। इट इज रियली एनलाइटनिंग। आप वाकई आपने जो ये बात की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में एंड एट लार्ज साउथ एशियन सोसाइटी में भी जो पेट्रियार्की का एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जिसकी वजह से औरतों के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है कि वो सामने आ सके। मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि फीमेल ड्राइवर्स बड़ी बुरी गाड़ी चलाती हैं। भाई एक लड़का जो है वो शुरू से वो पहले साइकिल चलाएगा, उसके बाद मोटर बाइक चलाएगा। Exactly. तो लाइक यू नो यू हैव आपने उसको इवॉल्व करके वो वाले मौके प्रोवाइड किए हैं जिसके बाद ही टर्न्स आउट टू बी हु ही इज।
सो डेफिनेटली ये इसका जो एक सोशल स्ट्रक्चर है वो इन बातों में ये बड़ा अहम है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सोशल स्ट्रक्चर की वजह से एक औरतों के लिए एक स्पेयर जनरेट होता है और फिर बाद में उस बात पे तनकीद भी की जाती है कि यू नो दे आर नॉट विटी इनफ, ये बस सिर्फ यही काम करती रहती हैं. सो या इट्स डेफिनेटली अ सोशल इशू. अच्छा तमकिना, एक और आखिरी आपसे सवाल और रिक्वेस्ट, बड़ी ही क्लीशेड, मैं एक और बड़ा क्लीशेड सवाल पूछने लगी, मतलब एक रिक्वेस्ट आपसे करने लगी हूँ. आई वुड टेक द लिबर्टी बिकॉज मैं ये इंटरव्यू कर रही हूँ, ये पॉडकास्ट मॉडरेट कर रही हूँ, तो मैं आपसे ये लिबर्टी लेना चाहूंगी. मुझे आपका एक कैरेक्टर बहुत पसंद है एंड आई लव हर टू बिट्स एंड पीसेस, जो है दादी. क्या आप दादी की आवाज में दादी मेरी जिंदगी का आजाब बन चुकी है. तो क्या आप दादी की आवाज में हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज दे सकती हैं, जिसमें ये जरूर होना चाहिए कि वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यार, सब्सक्राइबर जरा चाहिए. हाँ, ये चैनल के लिए तो मैं जरूर कर सकती हूँ, और दादी हूँ तो वो ऐसी कहें कि देखो कितनी सोनी मेरी बेचारी कितनी मेहनत कर रही है, स्पेशल अज लाल लिपस्टिक ला के आई है इंटरव्यू करने वास्ते, ते हुण तुसीं दी मेहनत जाया नहीं करनी, तो सारे बच्चों ने जाके उधर चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना? तो यही ये कह सकती है. थैंक यू सो मच अंकिता, इट वाज अमेजिंग, बहुत मजा आया आपसे गुफ्तगू करके, और मेरे लिए पर्सनली एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस इस वजह से था कि मेरा फैन गर्ल मोमेंट था, और मुझे इसी तरह लग रहा है वो चीजें होती है ना, आप में देखते हैं कि आप किसी फेवरेट अपने किसी सेलिब्रिटी या परफॉर्मर को आप जाके मिल रहे हैं. इट इज लाइक अ ड्रीम फॉर मी एंड आई होप कि वो लोग जो हमारे पॉडकास्ट को देखा, जिन्होंने, वो खवातीन जिन्होंने पॉडकास्ट को देखा, उनको डेफिनेटली आपसे इंस्पिरेशन कि भले आप किसी भी फील्ड में हो, लेकिन अगर आपने किसी चीज का टैलेंट है तो अब वो जमाना आ चुका है कि देयर आर वेज एंड मींस फॉर एवरीथिंग. तो थैंक यू सो मच तमकिना, बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट में शामिल होने का. आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो इस पॉडकास्ट में शरीक हुए. अगली दफा किसी और इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज.